नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 14 की, जिसमें हम बात करें भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में सूर्य नवम भाव का स्वामी होता है। नवम भाव में इसकी सिंह राशि पड़ती है, जिसका कि स्वामी सूर्य है। सूर्य नवम भाव का स्वामी होकर जब अपने स्थान से छठे स्थान पर बैठता है, यहाँ से अगर गिनती शुरू करते हैं तो ये स्थान बैठता है षष्ठम स्थान। षष्ठम स्थान होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो जब यह अपने स्थान से रोग स्थान में बैठता है तो यह नवम भाव के सापेक्ष अगर बात करें तो शुभ नहीं होता, पहली चीज। दूसरी स्थिति ये भी है कि यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु की राशि में है। सूर्य की सबसे बड़ी शत्रुता शनि से है, और शनि की राशि मकर राशि का स्वामी होता है शनि, और शनि की राशि में यह सूर्य स्थित है। तो बेसिकली यह अपने घर में बैठकर सूर्य को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, किसी तरह का सहयोग प्रदान नहीं करेगा, बल्कि वैमनस्य भाव रखेगा। तो सूर्य यहाँ पर अपने आप में भी कंफर्टेबल नहीं है। सूर्य की अपनी स्थिति भी देखें तो अच्छी स्थिति नहीं है। तो सूर्य से संबंधित जो भी कंटेंट्स होंगे उससे संबंधित तो इनको नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। जैसे धैर्य की कमी होगी, आत्मबल की कमी होगी, मान प्रतिष्ठा सम्मान की हानि होगी, डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, प्रभावशाली व्यक्तित्व तो नहीं होगा। प्रदर्शन की जब भी बात आएगी तो नेगेटिव फल ही प्रदान करेगा ये सूर्य। तो ऐसी स्थिति में अगर नवम भाव के सापेक्ष अगर देखते हैं तब भी ये सूर्य नेगेटिव है, और सूर्य की अपनी स्थिति देखते हैं तब भी सूर्य नेगेटिव है। दूसरी बात, सूर्य की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सूर्य जिस भाव में बैठता है उसकी हानि करने वाला होता है। तो और द्वितीय भाव होता है धन संचय का। और भी बहुत सारे कंटेंट्स हैं, लेकिन धन संचय का भाव भी है, कुटुंब का भाव भी है। ऐसे में कुटुंब से भी यह दूरियां कराता है और धन की हानि कराने वाला होता है। सेविंग नहीं हो पाती। जब भी थोड़ा सा भी धन इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं इसके एक्सपेंसेस ऐसे आ जाते हैं जिससे कि पूरे जो अकाउंट्स होता है वो शून्य हो जाता है। सूर्य धन संचय के मामले में भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा। सूर्य की द्वितीय भाव से सीधी दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव होता है गुप्त स्थान। कॉन्फिडेंशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अष्टम भाव से देखते हैं। गुप्त ज्ञान को अष्टम भाव से देखते हैं। जितनी भी सीक्रेट चीज़ें हैं वो अष्टम भाव से देखी जाती है। तो यहाँ पर ये दृष्टि दे रहा है। हालांकि हम पहले भी बात कर चुके हैं और ये एक सिद्धांत है सूर्य का कि सूर्य जहाँ पर भी दृष्टि देगा वह पोषण करने वाली दृष्टि होती है। तो यहाँ से सूर्य पोषण करने वाली दृष्टि तो प्रदान करता है, लेकिन अगर सूर्य की अपनी स्थिति देखें तो सूर्य ही अपने आप में पीड़ित स्थिति में बैठा हुआ है। सूर्य मकर राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि पर बैठा हुआ है, तो अपने आप में भी यह पीड़ित है। तो वह यहाँ पर जब दृष्टि देगा अष्टम भाव पे तो बहुत अच्छे करने की स्थिति में ये नहीं है। तो एक फॉर्मल दृष्टि पड़ रही है सूर्य की अष्टम भाव पर, तो यहाँ पर यह अष्टम भाव को भी विशेष लाभ प्रदान नहीं कर पाएगा। विशेष रूप से सूर्य की महादशा और 22 साल की उम्र तक तो बहुत स्थितियाँ खराब रहेंगी। उसके बाद अन्य ग्रहों की दशा के आधार पर, अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर भी प्रेडिक्शंस चेंज हो सकते हैं। लेकिन सूर्य की अपनी अगर आइडेंटिटी बताएं या सूर्य की अपनी स्थिति की अगर बात करें तो सूर्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला नहीं बनता है, इवन नेगेटिव ही फल प्रदान करेगा इस प्रकार की कुंडली में। सूर्य होता है नवम भाव का कारक, दशम भाव का कारक और लग्न भाव का कारक। नवम भाव के सापेक्ष हम बात कर चुके हैं कि भाग्य की हानि करने वाला बन जाता है, भाग्य को ही रोगी बनाने वाला बन जाता है। तो व्यक्ति भाग्यशाली तो नहीं होगा, भाग्य से संबंधित उसको पॉजिटिव फल नहीं मिलेंगे, जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। दूसरी स्थिति और भी देखने वाली है कि देखिए, जब कोई भी ग्रह किसी ग्रह की राशि पर होता है, जैसे कि यहाँ पर सूर्य मकर राशि पर है और मकर राशि का स्वामी शनि है, शनि की दूसरी राशि तृतीय भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पर जो ये नेगेटिव करेगा ये द्वितीय भाव से संबंधित तो करेगा। द्वितीय भाव मारक भाव भी होता है। जब हमने लघु पाराशरी का अध्ययन किया था तो हमने बताया था कि तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों ही भाव मृत्यु भाव होते हैं, और इनका व्यय भाव, इट मीन्स कि इन दोनों का व्यय भाव द्वितीय भाव और सप्तम भाव
मारक भाव होते हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट मारक भाव में भी हो रही है, तो भाग्येश की प्लेसमेंट मारक भाव में हो रही है। मारक भाव के प्रभाव तो यह देगा, स्वयं मारक बन जाएगा। लेकिन इसी के साथ जब सूर्य शनि भी नेगेटिव करता है, बात इस कुंडली की नहीं है, बात ये एक जनरल सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं कि जब शनि नेगेटिव करेगा तो ये तृतीय भाव से भी संबंधित व्यक्ति को नेगेटिविटी प्रदान करेगा, तो मारक के पूर्ण फल मिलेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना व्यक्ति को प्राप्त होंगी। तृतीय भाव होता है मेहनत का, मजदूरी का, एफर्ट्स का, संघर्ष का, तो शनि जब प्रदान करेगा तो तृतीय भाव से भी संबंधित कंटेंट्स इसको, नेगेटिव कंटेंट्स इसको प्रदान करने वाला बन जाता है। इस कुंडली में जब धनु लग्न की कुंडली की बात आती है तो शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होता है, नेगेटिव ही होता है, मारक होता है। धनु लग्न की कुंडली में शनि मारक है और मारक के भाव में जब सूर्य बैठता है तो बहुत विशेष रूप से नेगेटिव फल ही प्रदान करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर नवम भाव के सापेक्ष भी देखें तो यह मेहनत से ही आउटपुट देने वाला हो रहा है, भाग्य से इसको व्यक्ति को कुछ विशेष लाभ नहीं मिलेंगे। दशम भाव के यदि सापेक्ष देखें तो यह सूर्य दशम भाव से पंचम भाव पर स्थित है। यहाँ से गिनती अगर शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 पंचम भाव पर है, पद, मान और प्रतिष्ठा के भाव में। तो दशम भाव से संबंधित पॉजिटिव फल मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य अपनी शत्रु राशि पे है तो ये भी जो आउटपुट होंगे ये बहुत अच्छे नहीं होंगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रोफेशनली सेटल्ड तो हो जाएगा, लेकिन सेविंग नहीं कर पाएगा। जितने अर्निंग करता चला जाएगा मेहनत से अपने, उतने ही खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। अननेसेसरी ऑल ऑफ सडन खर्चे प्राप्त होंगे, क्योंकि देखिए सूर्य अचानक होने वाली घटनाओं का कारक होता है अष्टम भाव, उस पर भी दृष्टि दे रहा है। तो अचानक कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आएंगी जिससे कि धन की हानि होगी। तो दशम भाव के सापेक्ष देखें तो एक पॉजिटिव स्थिति यह है कि यहाँ पर यह व्यक्ति प्रोफेशनली सेटल्ड हो जाएगा। लग्न भाव के अगर सापेक्ष देखें तो लग्न भाव के सापेक्ष यह अपने से द्वितीय स्थान पर है, ये भी एक शुभ स्थिति होती है, लेकिन अगेन क्योंकि यह अपनी शत्रु राशि पर है तो लग्न को भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान नहीं करेगा। तो सूर्य के जो अपने कंटेंट्स होते हैं जैसे मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धैर्य, इनसे संबंधित व्यक्ति को लग्न को इसके पूर्ण फल प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन कुछ फल प्राप्त होंगे। ओवरऑल प्रतिष्ठा की हानि नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी, मान सम्मान भले ही उस रेशियो में न बढ़े जितने में कि सूर्य दे सकता है। अगर यहाँ पर ये अपनी शत्रु राशि में नहीं होता तो मान पर सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी दे देता है, लेकिन अगर नहीं भी देगा ज़्यादा तो छीनेगा तो नहीं। तो ऐसी स्थिति में लग्न के सापेक्ष ये पॉजिटिव फल प्रदान कर सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसको उपाय की। बेहद ज़रूरी हो जाते हैं सूर्य के उपाय जब धनु लग्न में या द्वितीय भाव में बैठता है। तो यहाँ से सीधे सीधे एक हमें जो उपाय करना है वो ये करना है कि सूर्य का प्लेसमेंट चेंज करा दिया जाए। सूर्य की जो स्थिति होती है, जो पोजीशन होती है, जो पोजीशन है उसको हमें चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि 43 डेज लगातार मंदिर में गेहूं के साथ प्रवेश करें, गेहूंों को मंदिर में ही छोड़ आएँ। तो ये 43 डेज लगातार करना है, रविवार से शुरू करना है, एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। एक दिन का भी गैप हो गया तो आपको दोबारा एक से गिनती शुरू करनी पड़ेगी और ऐसा होगा क्योंकि सूर्य की यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं है। तो 43 डेज आपको लगातार ये उपाय करना है। द्वितीय भाव में बैठकर सूर्य पिता को भी पीड़ित करता है, पिता की भी हानि कराता है, पिता से भी वैचारिक मतभेद प्रदान कर देता है या पिता से गैप कराता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये उपाय करेंगे तो यह पिता को भी लाभान्वित करेगा। आपका किया हुआ उपाय आपके पिता को डायरेक्टली लाभ प्रदान करता है। दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि आप 43 डेज लगातार बहते स्वच्छ जल में गेहूं प्रवाहित करें। रविवार से शुरू करें और इसको भी अगेन आपको 43 डेज कंटिन्यूसली करना है, जिससे कि यह इस उपाय को भी आपको 43 डेज लगातार करना है। इस उपाय को करने के बाद यह 43 डेज के बाद चतुर्थ भाव में क्लिक करने लगेगा और द्वितीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। तो या तो प्रायोरिटी पे रखें ये वाला उपाय। अगर यहाँ पर नवम भाव में इसके कोई शत्रु ग्रह स्थित हो, विशेष रूप से राहु, शनि या शुक्र, तो आपको फिर ये उपाय नहीं करना है। फिर आप 4th हाउस के सापेक्ष उपाय करें 2nd नंबर पे। ऐसी स्थिति में 43 डेज लगातार बहते जल में गेहूं प्रवाहित करें।
तीसरे नंबर पे उपाय कर सकते हैं कि गले में सूर्य यंत्र या माणिक रत्न धारण करें, जिससे कि यह लग्न भाव को क्लिक करने लगेगा और द्वितीय भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे। तो इन तीनों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे यह रखना है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये वाला उपाय रखना है और थर्ड प्रायोरिटी पर यह वाला उपाय रखना है, लग्न में रत्न धारण करना या फिर यंत्र धारण करना, यंत्र को अभिमंत्रित करा लें किसी योग ब्राह्मण से। तो इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। भूल कर भी सूर्य की पूजा पाठ ना करें, मंत्र जाप ना करें, सूर्य को जल देने की भी आवश्यकता नहीं है और आदित्य हृदय स्रोत पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको सूर्य से संबंधित इन सब में से कोई उपाय करें, जिससे कि चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाएगी। विशेष रूप से आपका किया गया उपाय पॉजिटिव वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, यह एक सिम्टम्स होगा कि आपके महिलाओं की बाईं आंख में और पुरुषों की दाईं आंख में यदि कोई समस्या है तो वह समाप्त होगी। आई साइड तो इनकी वीक होती है, इसके अलावा भी अगर कोई समस्या है जलन की या आँख फड़फड़ाना या फिर आँखों से संबंधित कोई समस्या है, विशेष रूप से महिलाओं की बाईं आँख और पुरुषों की दाईं आँख में, तो वह भी पॉजिटिविटी में रेस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो आज हमने बात करी धनु लग्न के द्वितीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के तृतीय भाव में यदि सूर्य स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।